सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 21 अगस्त के जनसत्ता अखबार का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कौन सी खबरें हैं आपकी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी। हम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया करके पुरानी वीडियो भी देख के आगे बढ़िएगा। कारण क्या है कि पुरानी वीडियो बेसिकली करंट अफेयर की कंटिन्यूटी होती है। अगर आपको आगे आने वाले दिनों में करंट अफेयर को समझना है तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पुराने ही कंटिन्यू हो रहे होते हैं, जिन पे लेखक अपनी कमेंट्री करते रहते हैं। ज़रूरी है कि हम उनको समझने से पहले जो पहले कहा गया है उसको समझें। इसलिए रेगुलर रहिए और कभी भी प्रयास करिए कि वीडियो ना छूटे। पहली खबर कांग्रेस कार्य समिति को लेके है, उस पर हम नहीं जाएंगे। चंद्रमा पर हादसे का शिकार हुआ लूना 25। चंद्रमा पर जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का इस समय जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया है। वैसे ही रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकोमॉस ने लूना 25 नामक एक रोबोटिक लैंडर मून पे भेजा। पर उसके साथ क्या हुआ जानते हैं। रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार इस महीने की शुरुआत में अपना चंद्र मिशन भेजा था। यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आने से पहले रॉसकोमॉस ने शनिवार को जानकारी दी कि असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और विशेषज्ञ समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं। रॉसकोमॉस ने टेलीग्राम पर पोस्ट कहा, अभियान के दौरान स्वचालित स्टेशन पर असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से विशिष्ट मानकों के अनुसार मार्ग में तय बदलाव नहीं किया जा सका। इस अंतरिक्ष यान को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसके बाद क्या हुआ है आगे जानेंगे इसके बारे में आगे आर्टिकल्स में। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हम जानते हैं संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई है। पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने सभी विभागों और संगठनों के में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एसी कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त की। एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है, जो संस्था की दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं। जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली हैं, वहीं रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,726 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,000 शिकायतें 3 महीने से ज़्यादा समय तक लंबित रहीं। ठीक है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी कमेटी के द्वारा इसका गठन किया गया था, आप लोग बताइए। कौन सी कमेटी के द्वारा इसका गठन किया गया था? क्या वो संथानम कमेटी थी? ये आप लोग बताइए, क्या वो संथानम कमेटी थी? मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। और अगर ये कमेटी नहीं थी तो फिर कौन सी कमेटी थी? और अगर संथानम कमेटी नहीं है तो संथानम कमेटी ने क्या योगदान दिया? देखो, करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ना आप ऐसे सवाल करते रहा करो। इसका इसका स्थापना वर्ष क्या है? कौन सी कमेटी की अनुशंसाओं के बाद स्थापित किया गया? ये कौन सी बॉडी है? संविधानिक है, अर्धसंवैधानिक है? तभी रिवीजन होगा आपका बहुत बेहतर से। चलिए, एक खबर यहाँ पे छूट गई। 56 करोड़ का कर्ज सनी देओल की संपत्ति नीलाम करेगा बैंक। तो सनी देओल साहब ने अपने अपने 2.5 किलो के हाथ से
बचा हुआ पेमेंट नहीं करा तो बैंक ने पता है क्या बोला कि अब हम जो है ना जब्त कर लेंगे। बैंक ने कहा कि ये जो 2.5 किलो का बैंक है ना, जब ये जब्त करने को आता है ना तो मकान उठता नहीं, उठ जाता है। मगर ये बैंक को अधिकार कहाँ से मिला साथियों? ये अधिकार कहाँ से मिला कि बैंक सीधे ये बोल रहा है कि बैंक उठा ले जाएगा संपत्ति आपकी, या उसे बेच देगा या नीलाम कर देगा। हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं एक सरफाइसी एक्ट होता है। सरफाइसी सरफाइसी एक्ट होता है। इस एक्ट के माध्यम से बैंकों को ये अधिकार है, अगर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सनी देओल अपना प्रीमियम पे नहीं करते हैं, किस्तें पे नहीं करते हैं या बैंक को पैसा वापस नहीं करते हैं, तो बैंक चीर देगी, फाड़ देगी। सनी देओल को नहीं, प्रॉपर्टी को, है ना। तो ये कौन से एक्ट के अंडर हो रहा है? ये सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। मजाक था, दिल पे मत ले जाना कोई। यहाँ पे हमारे सामने जो लेख आ रहा है हिंसा का दायरा, मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटना ने चिंता का दायरा इस रूप में बढ़ा दिया है कि क्या अब नागा समुदाय भी इसमें एक पक्ष के रूप में शामिल हो रहा है। अब ये आर्टिकल मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि अभी पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में मणिपुर में जो घटनाएं हुई, चलो वो हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि तंत्र की तैयारी नहीं होती है ना, तंत्र को समय नहीं मिलता है तैयार रहने के लिए। बट अभी फिर से घटना हुई है। 3 युवक को मार दिया गया गोली सरेआम, ठीक है, फिर से। यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि सवाल है कि करीब 3 महीने पहले शुरू हुई हिंसा और अराजकता अगर अब भी नहीं थम सकी तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सही है कि इस बीच सरकार की ओर से हर स्तर पर सख्ती बरतने, शांति कायम करने के लिए सेना तक उतरने की कावियात की गई। हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन भी किया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सब का कोई खास असर नहीं पड़ा है। मैतेई समुदाय को जनजाति के दर्जा की बात से शुरू हुई टकराव अब जिस रूप में जारी है वह राज्य के साथ साथ समूचे देश के लिए चिंता का कारण होता जा रहा है। अंदाज़ा इस लगाया जा सकता है कि लगातार हिंसक घटनाओं के बाद कुकी इलाकों में अलग प्रशासन तक की मांग तेज हो रही है। तो इसमें अगर हम कहें एक छोटे क्रक्स में, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर लग रहा है कि गवर्नमेंट का ना तो किसी को डर है, ना किसी को कानून का खौफ है। और कानून का खौफ तो छोड़िए, जो मांगे हैं क्या गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले पा रही है? क्या अभी भी गवर्नमेंट कुछ सोचने में व्यस्त है कि करा क्या जाए? क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ लोग निरंकुश घूम रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। ये और आर्टिकल साथियों अपशिष्ट प्रबंधन नीति को लेकर है। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता नहीं लिया गया तो इसे एक दुर्जय अपशिष्ट संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह सुखद है कि भारत और जर्मनी के मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता हो चुका है, बायलैटरल एग्रीमेंट। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकांश शहरों में रहने वाले करीब होते हैं।
अनौपचारिक श्रमिकों होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है ना, सोशल सिक्योरिटी। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत शहरीकरण और उच्च खपत के कारण भारत सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरा पैदा करने वाले शीर्ष उस देशों में है। प्रतिदिन लगभग 6,21,000 टन ऐसा कचरा पैदा करने में अमेरिका सबसे आगे है। अगर हम बात करें जो वेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट कर रहा है कंट्री, वो आपका यूएस है। और इंडिया भी अब टॉप कंट्रीज़ में आ रहा है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मुख्य कारण उनके शहरी आबादी का बड़ा आकार है और उनके शहरवासी उच्च उपभोग वाली जीवन शैली अपना रहे हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने मिसाल कायम की है। इस मामले में दक्षिण कोरिया से भी बहुत कुछ सीखने को हक है। वहाँ एक मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और इसके ज़रिए वह आर्थिक विकास और अपशिष्ट उत्पादन के बीच संबंधों को तोड़ने में सफल रहे हैं। ये सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख आबादी वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन प्रतिदिन लगभग 53,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जो भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन का 5 गुना है। 1980 के दशक तक कोरिया ने अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तरह भस्मीकरण और लैंडफिल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन करता था। हालांकि ये कम करे और पुनर्चक्रित करे कि सार्वजनिक अभियानों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान काम था ना। लैंडफिल जगह जगह पे खोद देना, वहाँ पे कचरा डालते रहना सार्वजनिक अभियानों की तुलना में आसान काम था, लेकिन 1990 के दशक में वह कठिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। चुनौती अपशिष्ट उत्पादन को धीमा करने की थी और इसके लिए दक्षिण कोरिया की मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली लागू की गई। देखो कितनी सही बात है। बात यह है कि मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये अपन ने यूज़ कर लिया, बाद में इसका रैपर या पैकेट जो हमने फेंक दिया। कहाँ फेंका? हमने फेंका डस्टबिन में। सरकारें ये देख रही थी कि डस्टबिन को लेकर हमें मैनेजमेंट सीखना है। शहर के बाहर लैंडफिल बना दिए, बड़े बड़े जो होते हैं जगह, यहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। और अब उन लैंडफिल में फिर तमाम प्रकार के मशीन लगाई गई जिनसे कचरे को प्रोसेस करा जा रहा है, कचरे को मैनेज करा जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने कुछ अलग सोचा। दक्षिण कोरिया ने अलग क्या सोचा कि कचरा ही बनने ही ना दे, तो अगर हम प्रोडक्शन स्टेज पर ही उस बनने वाली चीज़ पे कोई ड्यूटी लगा दें तो अपने आप उसका बनना कम हो जाएगा। तो जब चीज़ ही कम आएगी तो मैनेज कैसे करोगे? मैनेज ही नहीं करना पड़ेगा। मात्रा आधारित क्वांटिटी बेस्ड वेस्ट ड्यूटी, ठीक है ना, मात्रा आधारित शुल्क प्रणाली, ये एक आदर्श बदलाव था जो अपशिष्ट उत्पादन को नियंत्रित करने और पुनर्चक्रित करने की अधिकतम दर प्राप्त करने पर केंद्रित था। परिणाम ये हुआ कि इसके बाद ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भारी कमी देखी गई। ये रिजल्ट निकला, पॉजिटिव रिजल्ट निकला। 1990 के 3 करोड़ मैट्रिक टन से अपशिष्ट उत्पादन घटकर 2016 में 1.93 करोड़ मैट्रिक टन हो गया। खाद्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने वाले कुछ देशों में 60% पुनर्चक्रण दर के साथ दक्षिण कोरिया वर्तमान में जर्मनी के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लैंडफिल रिकवरी जैसे परियोजना चलाई गई। आज वहाँ के नॉन ज़ीरो परियोजना प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों का स्वागत करती है और बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लैंडफिल गैस, देखो कितना बढ़िया काम करते हैं। लैंडफिल गैस का इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसके अलावा बिजली परियोजना प्रारंभ हुई। अपने अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के पूरक के रूप में दक्षिण कोरिया ने अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया। दुनिया का पहला लैंडफिल संचालित हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में बनाया गया था।
वहीं कचरा प्रबंधन में विश्व का प्रथम पायदान पर काबीज जर्मनी में अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत 1977 में हुई थी और अब वे अभी भी समाप्त नहीं हुई है। जर्मनी वेस्ट मैनेजमेंट में किंग माना जाता है। जर्मनी वेस्ट मैनेजमेंट में किंग माना जाता है। और कब से कर रहा है मैनेज? 1970 से। आज तक नहीं कर पाया। बढ़ रहा है ना। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करना है। सर्वोत्तम स्थिति में धातु और प्लास्टिक जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा एकत्र किया जाता है और कई चरणों के माध्यम से संसाधन चक्र के फिर से प्रवेश किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि संग्रहण कुशलतापूर्वक किया जाए क्योंकि वह अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे महंगा पक्ष है। हालांकि छंटाई प्रक्रियाओं के साथ साथ ये रोजगार की सबसे बड़ी संभावना भी प्रदान करता है। मसलन पुनर्चक्रण योग्य चीज़ों के अलग अलग संग्रह और हाथों से छटाई के बाद खाद बनाने की सुविधा जैविक कचरे के पुनर्चक्रण की शुरुआत का प्रतीक है ना। अरे जो कचरा अपना बायोलॉजिकल वाला है, होता नहीं, गीला कचरा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हम जानते हैं कि 2 डस्टबिन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। 2 डस्टबिन, एक नीला डस्टबिन, एक हरा डस्टबिन। अब मैं फिर जानना चाहता हूँ आप लोगों से साथियों कि इनमें से कौन सा वाला गीले कूड़ा का है और कौन सा वाला सूखे कूड़ा का है। और यहाँ पे क्या मतलब है मेरा गीले सूखे कूड़े से? देखो, मेरे को बताने को मैं तो बता ही दूँगा आपको, बट पॉइंट क्या है ना, हम लोग अपने आप से पूछना भूल गए हैं चीज़ों को। सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ। कूड़े को अलग करने का कारण ये है कि जो कूड़ा बायोडिग्रेडेबल होगा, जो कूड़ा बायोडिग्रेडेबल होगा, उस कूड़े को साथियों हम खाद बनाने में इस्तेमाल में लाएंगे। सब्जियों के छिक्कल, है ना, सब चीज़ें खाद बनाने में काम आएंगी। एक नई इंडस्ट्री अपने रिसोर्स के लिए मजबूत हो जाएगी। अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में नहीं लिया गया तो इसे एक दुर्जय अपशिष्ट संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी हितधारकों को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना होगा। ये सुखद है कि भारत और जर्मनी के मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता 2019 में ही हो चुका है। दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, वायु जल प्रशासन, समुद्री कूड़े अपशिष्ट से ऊर्जा, जैव मीथेन, कचरा ढलाव, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया है। विकासशील देशों के कचरे में लगभग 40 से 60% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कचरे की छटाई है। स्व कचरा, गीला कचरा, जैव अपघटनीय कचरा, अजैविक अपघटनीय कचरा, बायोमेडिकल कचरा, ई कचरा जैसे वर्गीकरण। देखो यार, कचरे के भी प्रकार होते हैं, कचरे के भी प्रकार होते हैं। ये हमारे सामने हैं कचरे के प्रकार। ज़रूरी है भाई, ठीक है, ज़रूरी है। भारत अपने कचरे के पहाड़ों का निस्तारण दक्षिण कोरिया और जर्मनी कचरा प्रबंधन नीतियों और कार्य योजनाओं को लागू कर सकता है। वैसे भारत ने कचरे के उचित निस्तारण हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। कौन सा? वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकी की पहचान, विकास और तैनाती करना है। ठीक है ना, हमको कचरा मैनेज करना पड़ेगा। मनुष्यता के लिए मित्रता में ये, अगर आप लोग जानते हो कि ये वाला जो सेगमेंट होता है ये बड़ा अच्छा होता है। मित्र, दोस्त, यार, सखा, मीत आदि शब्द उस रिश्ते को परिभाषित करते हैं जहाँ पर कोई बंधन नहीं हो सकता, सीमाएं नहीं होती, भय या हिचक का भाव नहीं होता, बल्कि उस रिश्ते में तो शक्ति, साहस, प्रेम, शांति, निश्चिंतता, सौंदर्य, संयोग, सौहार्द और संवेदनाओं का समावेश होता है। मित्रता उस रिश्ते का नाम है जिसे व्यक्ति स्वयं ही बनाता है और कायम रखता है। एक अच्छा या सच्चा मित्र हर घड़ी, हर मोड़ पर अपने मित्र के साथ निभाता है। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आए, सच्चा मित्र अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ता।
अब ये कहाँ काम आएगा? आपने जीएस पेपर 4 में आता है, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, दोस्ती क्या है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा। आपके हिसाब से दोस्ती क्या है, ये आपको इसी रूप में समझाना होता है, ठीक है ना, कि फ्रेंडशिप ये है, ना कि शाहरुख खान की मोहब्बतें वाले स्टाइल में। ऐसे मित्र अपने मित्र को जीवन में आगे बढ़ाता और ऊंचाइयों तक चढ़ाता देखकर झेलता नहीं बल्कि खुश होता है, और उसकी राह में किसी प्रकार का अवरोध आने पर वह उन बाधाओं से निपटने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है, और संयोग भी। जीवन के संभावित उजालों और नई सुबह के सपने देखकर फिर से उठ खड़े होने का साहस और भावना पैदा करता है। इसलिए कहते हैं कि सच्चा मित्र जब हमारे जीवन में कई अन्य रिश्ते नातों के अभाव को पूरा कर देता है। एक विश्वसनीय और सच्चा मित्र जीवन के लिए औषधि की तरह हितकारी सिद्ध होता है। कदम कदम पर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कुछ लोग सच्चे मित्र की तलाश में काफ़ी चयनात्मक हो जाते हैं। वह एक ऐसे विशेष व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं जो उनकी सोच समझ की कसौटी पर खरा उतर सके। लेकिन सच्चा मित्र यही है कि मित्रता कभी किसी विशेष व्यक्ति से नहीं होती, बल्कि जिनसे हो जाती है वह ज़िंदगी में विशेष बन जाते हैं। इसलिए महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, लेकिन अगर मित्रता करो तो अंत तक निभाओ। मनुष्य चाहे बच्चा हो या वयस्क हो या वृद्ध, आमतौर पर प्रत्येक उम्र में उससे मित्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इस लेख के माध्यम से हमने जाना कि मित्रता क्यों ज़रूरी है, और अगर ये हम एथिक्स पेपर में मेंशन करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। बाकी ये आर्टिकल सारे मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे जाकर ये सारे आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये हाईलाइटेड होते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। इलाज का प्रबंधन, सस्ते इलाज का प्रबंधन, ये आर्टिकल बेसिकली जेनरिक और कैसे हम हेल्दी मेडिकेशंस को प्रमोट करें उसको लेकर है, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स जो हैं आपका, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको सिर्फ पढ़ लेना। ये जनरल आर्टिकल है, टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा। बाकी साथियों, यहाँ पे हम आज के लिए इतने रखेंगे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि समय समय पे आप पुरानी वीडियोस को देखते रहा करिए। पुरानी वीडियोस को देखने से आपको क्या रहेगा ना, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो और बेहतर समझ में आएगा। बाकी आज अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।